अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है सर। जी सर, नजर आ रही है। ठीक है। असाइनमेंट कर लिया आप लोगों ने? नहीं सर, असाइनमेंट नहीं किया अभी। ड्यू डेट कब थी? सर जी वो ट्यूसडे है ना सर, वो ठीक है, वेडनेसडे को अगले। ट्यूसडे को है ना आपकी? यस जी सर, सर। नेक्स्ट वीक लेक्चर से पहले सर। ठीक है। असाइनमेंट में कोई चीज पूछनी तो नहीं है आपने? सर अभी असाइनमेंट देखी नहीं है सर, ना कल की जो 2 असाइनमेंट थी वो सबमिट करवानी थी, तो वो बनाते रहे। आज सर उसको देखेंगे इंशाल्लाह जुमे के बाद। चलें, स्टार्ट कर लें फिर। स्टार्ट करें सर। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे। अभी तक जो हमने काम किया है उसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में बेसिकली हमने वर्क एंड एनर्जी से स्टार्ट किया था। ठीक है, वर्क की बेसिक डेफिनेशन हमने बताई थी, वो एफ डॉट एल होती है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपकी कवर्ड होगी, जिसको हमने कहा स्केलर क्वांटिटी। फोर्स हमने, क्योंकि हम बात कर रहे थे इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है, सपोज करें चार्ज क्यों है एट अ पोजीशन ए, और इस चार्ज को आप डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम पोजीशन ए टू बी। अब जाहिर है इस चार्ज पे आपका फोर्स लग रहा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और आपने डिस्प्लेसमेंट भी कवर की, तो ये बेसिकली क्या हुआ, वर्क हो गया। वर्क को हमने कहा इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ठीक है, फिर हमने फोर्स निकाला यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है, क्यों इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने कहा था कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो, तो हमने यहाँ पे इस पाथ को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। और ये हमारे पास वर्क की डिफिनेशन स्मॉल डी डब्ल्यू हमने किया था इसको, क्यों सॉरी ठीक है, स्मॉल डी डब्ल्यू इस तरह से किया था, क्यों ई डॉट डी एल, और टोटल डब्ल्यू हमने फिर फाइंड किया था, क्यों ई डॉट डी एल। ये हमने कहा था दिस इज डेफिनेशन ऑफ वर्क।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि डिफरेंट है, और ये बेसिकली आप स्टार्ट आपने किया ए से और गए आप बी तक। इसको हमने लास्ट टाइम कहा था दिस इज एन लाइन इंटीग्रल, ठीक है। और फिर हमने जो लास्ट टाइम कुछ बातें की थी इस लाइन इंटीग्रल के बारे में, वो ये थी कि दिस लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ फॉलोड। जिस हमने कंजर्वेटिव फील्ड की बात की थी कि जब आप कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है। जैसे ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो पाथ मैटर नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट मैटर करती। आप किसी पाथ से भी आ जाएं, आज इस पे पहले हम स्टार्ट करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। वर्क क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि किसी पाथ से भी चले जाएं, ए और बी के दरमियान डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, क्योंकि आपका इंटीग्रल ए से बी तक ही जाएगा और जो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो ये कुछ चीजें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, ठीक है। और इसी एट द एंड हमने इसी को यूज करके पोटेंशियल जो था ना वो डिफाइन किया था। पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल को हमने किस तरह से डिफाइन किया था, V इज इक्वल टू W और Q, वर्क डन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मूविंग स्मॉल चार्ज, या आप इसको टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं, Q। इसको हमने कहा था ये पोटेंशियल है। तो वो चार्ज अगर आप टेस्ट चार्ज कर लें, W आप कर चुके हैं, वो किसके बराबर है, Q E डॉट dl डिवाइड बाय Q। तो ये क्यों कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा A टू B इंटीग्रल A से लेकर B तक E डॉट dl। ये हमने कहा था पोटेंशियल। एक और चीज हमने डिस्कस की थी कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव साइन आएगा। दो तरह का वर्क हमने कहा था, एक वर्क जो फील्ड करेगा, ठीक है, और एक कोई एक्सटर्नल सोर्स करेगा। तो वर्क डन बाय द फील्ड, जो इस केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो पॉजिटिव होगा। और अगर आप कोई एक्सटर्नल सोर्स से करें तो फिर यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा। ये लास्ट टाइम हमने सारा कुछ डिस्कस किया था। तो इसमें अगर कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें, नहीं तो फिर सर हम ये लास्ट टाइम दोबारा कहिएगा सर, ये नेगेटिव वाला, ये दोनों ए और बी पार्ट अच्छा, वर्क ये डन मैंने बाय बताया, फील्ड। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखे ना, ये फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है, दिस इज अ चार्ज Q। इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज, ठीक है। तो अगर ये चार्ज आपके पास टेस्ट चार्ज हो जाए, स्मॉल चार्ज, यूनिट चार्ज हो जाए, तो जो फोर्स इस पे होगा वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ये फोर्स है। इसका मतलब क्या हुआ शॉर्ट फॉर्म में, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगा रहे, ठीक है, इस चार्ज पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यानी बेसिकली इस चार्ज को ये पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में, जिस तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती तो फिर ये आपका चार्ज इस तरफ, हमेशा चार्ज हम लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये पुश कर रहा है, यानी इस पे फोर्स लगा रहा है। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से इस पॉइंट से बी तक आ जाए,
तो ये काम जो हुआ ये वर्क हो गया ना, बेसिकली वर्क के डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पे वर्क हो गया, क्योंकि आपका चार्ज डिस्प्लेस हो गया, फोर्स भी लग रहा है और ए से बी तक ये डिस्प्लेस भी हो गया। तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क या पॉजिटिव पोटेंशियल, क्योंकि ये वर्क आपने किया, जो फील्ड इस पे फोर्स लगा रही है। एक ये है कि इस चार्ज को, ये जो चार्ज है मेरे पास, फॉर एग्जांपल क्या है, ये जो मेरे पास चार्ज है, ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज को अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप लगाएं, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और अपोजिट टू द डायरेक्शन आप इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूं पुश कर रहा है इसको, मगर ये क्या आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, अब एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है, वो अपोजिट टू द डायरेक्शन आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पुश कर रहा है। तो अब ये जो फोर्स होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगा, इस वर्क को हम कहेंगे नेगेटिव वर्क, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो गया। तो एक जगह पे पॉजिटिव साइन आएगा और एक जगह पे नेगेटिव आएगा, जो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव वर्क के दो सोर्सेज हो सकते हैं, एक फील्ड की वजह से और एक एक्सटर्नल सोर्स की वजह से। समझ आ गई? नेगेटिव वाला रिपीट करिए। नेगेटिव के केस में ये कहा मैंने कि ये देखना, पहले तो ये चार्ज था, यही चार्ज है, इसको पुश किया ए से बी तक, अब ये डायरेक्शन आप इलेक्ट्रिक फील्ड में चला गया, यानी ये काम इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको पुश किया। मिसाल आपको देता हूं, फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा है, इसको मैं नाम देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसको क्या करे, इस बॉक्स को पुश करता है और इस पुश करते हुए वो इधर लेके आ गया। तो ये काम तो किया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, ई नाम बंदा है इसका, नाम हमने उसको ई दे दिया। अब यहाँ पे कोई और बंदा हम लगा देते हैं, ठीक है, जिसको मैं नाम बी देता हूं, चलें। अब इस बॉक्स पे ये भी फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगा रहा है। अब जाहिर अगर दोनों का फोर्स इक्वल होगा तो ये अपनी जगह पे स्टैटिक रहेगा। अगर इस बी का फोर्स बढ़ गया ई से, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा ना। तो एक केस में हम पॉजिटिव वर्क कहेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया, और एक केस में नेगेटिव वर्क करेंगे जो एक्सटर्नल सोर्स ने किया। ये जो बी है ना, दिस इज एन एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, समझ आ गई बात? आ गई सर। अच्छा, ये उसामा लतीफ वेटिंग रूम में है, उनसे कहो उसको मैं अलाउ नहीं करूंगा, उससे कहे स्लेट के थ्रू ज्वाइन कर ले, ये बैन किया हुआ है, ठीक है, राइट्स हैं मगर वो हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको? तो यहां तक अभी हमने ये कवर कर लिया। चलिए ये एग्जांपल करते हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कि ये एग्जांपल थोड़ी सी कर लेंगे हम और फिर हम आगे जाते हैं जो हमारा एजेंडा है उसकी तरफ। तो इस एग्जांपल में देखें, ये कह रहा है, इसको मैं जूम कर देता हूं अगेन। अच्छा, ये कह रहा है कि एक आपके पास चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज है, और उसको आपने बी से ए की तरफ मूव किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये क्योंकि पिछले एग्जांपल के साथ मिलता जुलता है, तो चलें पहले हम ये एग्जांपल कर लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल है 4.1, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है जो क्या है, YAX, XAY और 2AZ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। वी आर आस्क्ड टू डिटरमाइन द वर्क, अब आपने वर्क निकालना है इन कैरिंग 2 कूलम चार्ज फ्रॉम B टू A। अब आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, चार्ज गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, और आपने क्या करना है, आपने वर्क निकालना है। वो कह रहे हैं कि आपने अपनी मर्जी का पाथ नहीं लेना, आपने इस आर्क के थ्रू मूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले सिंपल कर लेते हैं, फिर इस आर्क के थ्रू इसको इंटीग्रेट करते हैं, दोनों से हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो चलिए इस प्रॉब्लम की समझ आ गई आपको? सर रिपीट करें सर। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज क्या है, 2 कूलम का चार्ज है, चार्ज को आपने मूव किया फ्रॉम B टू A,
ठीक है, आपने क्या निकालना है, वर्क निकालना है। ठीक है, एक एंड आप किसी पाथ से भी चले जाएं ए से बी तक, और एक आपको है जाना है फ्रॉम बी टू ए, वो थ्रू एन आर्क जाना है। ये मैं एग्जांपल इधर से समझा देता हूँ ब्लैक बोर्ड से, फिर आपको समझ आ जाएगी, व्हाइट बोर्ड से, सॉरी। ठीक है, तो अगर मैं व्हाइट बोर्ड से आ जाऊं, आप ये फॉर एग्जांपल मैं यहां से स्टेटमेंट लिख लेता हूं। देखें है क्या स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को इस तरह की है कि आपके पास चार्ज है 2 कूलम का, ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें पड़ा हुआ है, जो क्या है YAX। ठीक है, YAX, XAY और 2AZ। ठीक है, ये चार्ज 2 कूलम का है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है। ये फिलहाल ये जो चार्ज पड़ा हुआ है ना, दिस इज एट पोजीशन बी। अब पोजीशन बी की वैल्यू क्या है, वो है 101। मिसाल आप ये समझ लें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू ये गिवन है आपको, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ पे ये चार्ज पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है 2 कूलम। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये समझ लें कि दिस इज एट पोजीशन बी। अब वो क्या 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 कह रहा है कि ये डिस्प्लेस हो गया फ्रॉम पोजीशन बी से, कहाँ पे आ गया, पोजीशन ए की तरफ। तो पहले ए से बी करते थे ना, अब इनिशियल पॉइंट हमारा बी है, तो बी से ए हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब ए पॉइंट हमें गिवन है, वो है 0.8, 0.6 एंड 1। 0.8, 0.6 एंड 1। ठीक है, कोई सामा लतीफ को मैसेज कर दें कि सर अलाउ नहीं करेगा, वो बार बार ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। सर बता दिया सर उसे सर। चल, उसको पता नहीं समझ क्यों नहीं आ रही। दूसरा अटेंडेंस का मैंने बनाया हुआ है, उस पर क्लिक करके अपनी अटेंडेंस लगा दें। तब तक अटेंडेंस खोलें और अटेंडेंस लगाएं। मेरे ख्याल में 30 मिनट्स आपके पास, उसमें अटेंडेंस लगा दें। अच्छा, या जब 40 मिनट्स आपके खत्म हो जाएंगे सेशन, तो इस दरमियान आपने अटेंडेंस लगानी है। अच्छा, ये है वर्क का फॉर्मूला। ठीक है, ये है जो है ना वर्क का हमने पढ़ा है, ये है बेसिकली आपके पास वर्क, यही हमने पढ़ा है ना। इसमें देखिए क्यों हमारे पास है 2 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, DL भी गिवन है। अब पहले हमने कहा, देखा था ना कि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को देख के डेल एल को लिखना है, ये कराया था पिछले क्लास में। अब ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमारे पास जो डेल एल होगा ना, इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक हो DXAX, एक DYAY होगा, और एक होगा DZAZ। पहले मैं सिंपल इंटीग्रेशन करता हूं, फिर आपसे आर्क से बताता हूं। एक तो तरीका ये है ना कि एक पॉइंट से आप सीधा इधर आ जाएं, ये डिस्प्लेस होके आ जाएंगे। एक वो कह रहे थ्रू एन आर्क जाएं, 2 पाथ्स है। हमने अभी कहा कि ये आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। पहले हम सिंपल कर लेते हैं, फिर मैं आर्क से बताता हूं आपको। ठीक है, अब अगर यहां इस इंटीग्रेशन को हम करें, ये देखें ना, चार्ज की वैल्यू क्या है, 2 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है YAX, सॉरी, YAX
प्लस एक्स ए वाई प्लस 2a z डॉट प्रोडक्ट है डेल के साथ, और डेल dl के लिए हमने क्या कहा, dxax प्लस dy ay प्लस dz ac। तो हर एक के साथ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते जाएंगे। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो क्या आएगा मेरे पास, 2 कूलम b और ax और ax को मैं करता हूं हंस महमूद एहसन महमूद, ये भी इनसे भी कह दें कि ये आ जाएं थ्रू स्लेट। अच्छा, y ax और ax से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और a यानी ax और इस ax से 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा dx। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिमिट्स लिखूंगा। अब b में x की वैल्यू क्या है और a में x की वैल्यू क्या है, ये मैं हमने जो पिछली देखा है ना, ये देखें x की वैल्यू a में ये है और b में क्या वैल्यू है, वो है 1। यानी आपका लिमिट्स क्या होंगी, x 1 से लेकर 0.8 तक, ठीक है, 1 से लेकर 0.8 तक, ठीक है। ठीक है, ये मैंने बता दिया ना आपको, ये इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है, तो 1 से लेकर 0.8 तक, ठीक है। चल 1 से 0.8 तक आ गया। इसी तरह ये 2 कूलम सब में आएगा। आगे क्या आएगा, ए वाई और ए वाई से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे x dy आ जाएगा। अब dy की लिमिट्स क्या है, वो अभी आपको बता दी कि ये आपका इनिशियल पॉइंट है b, यानी 0 से लेकर कहाँ तक, 0.6 तक, ये लिमिट्स होंगी dy की 0 से लेकर 0.6 तक। और तीसरा क्या आएगा, 2az, तो az और az से क्या आ जाएगा, 1, 2 कांस्टेंट है, यहाँ पे dz आ जाएगा। और dz की लिमिट्स क्या होंगी, वो होंगी 1 से लेकर 1 तक। तो 1 से लेकर 1 तक यानी z के अलॉन्ग तो मूव किया ही नहीं है, तो अगर आप 1 से 1 तक कर भी लें तो यहाँ से आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि z आएगा और z को 1 में से 1 करेंगे तो यहाँ से 0 आ जाएगा, यानी ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसके क्रॉस तो हुआ ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट। 2 कूलम। अब यहाँ पे क्या आएगा, y कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, मगर यहाँ पे y की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, कोई बता सकता है। जब x के अलॉन्ग में मूव करूंगा तो y कांस्टेंट रहेगा ना, y यस की वैल्यू सर। क्या लिखूंगा, मेरे पास y की 2 वैल्यूज हैं, देखें, एक y की वैल्यू 0 है और एक y की वैल्यू है 0.6, तो कौन सी लिखूंगा, जी कोई बताएगा। सर एक 0 है 0.6। गलत बता दो, कोई एक बता दो, फिर मैं बता देता हूँ। सर 0.6 लगा दें सर, हैं? 0.6 लगा दें सर। 0.6 क्यों लगाऊं, ये तो मुझे भी नहीं पता जी सर। 0 लगाएंगे तो एक मिनट। जब मैं x के लॉन्ग मूव करूंगा तो y कांस्टेंट रहेगा ना, तो 0 नहीं लगानी चाहिए। यस सर। 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 0 आना चाहिए क्योंकि जब मैं x के लॉन्ग मूव करूंगा तो y कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये बेशक y आप 0 लगाएंगे और dx से क्या आएगा, आपके 0 जब हो जाएगा तो dx से x आ जाएगा, और x में जब आप पुट करेंगे 0.8 -1
ये वैसे ही 0 हो जाना है। यहाँ पे x क्या आएगा? जब मैं y के अलावा मूव करूंगा x तो चेंज नहीं होगा ना, 1 लगाएंगे, ठीक है। यस सर। तो और dy में मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, तो यहाँ से आंसर ये वैसे ही 0 है। तो ये देखें ना, 2 को बाद में मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम ने ऐसे नहीं करना, ये तो मैंने सिंपल बताया इस तरह से। वो कह रहे कि आप क्या करें, एक तो बी से ए आप स्ट्रेट लाइन जा रहे थे जब अपनी प्रॉब्लम किया, आप थ्रू एन आर्क जाएं। क्या जाएं? आर्क। आर्क क्या होता है? ये कोई सर्कल है ना, इसका कोई भी हिस्सा आप लेने, कोई भी पार्ट लेने, दिस इज एन आर्क। ये एन आर्क है, ये हिस्सा ले लें, ये ले लें, ये ले लें, कोई एक हिस्सा ले लें। अब फॉर एग्जांपल बी यहाँ पे लोकेटेड है और ए यहाँ पे लोकेटेड है। अब बी से मैंने ए की तरफ जाना है, तो क्या करूंगा? बेसिकली बी और ए, मतलब ये सीधा नहीं जा सकता, किसी मैंने किसकी तरफ जाना है? इस आर्क की थ्रू जाना है। तो आर्क की थ्रू बेसिकली मैं क्या करूंगा? आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल की इक्वेशन लिख लूंगा। अब सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, कोई बता सकता है? जी जी, 2 पाई आर। 2 पाई आर सर्कल की इक्वेशन है। 2 पाई आर तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल नहीं है? सर पाई आर स्क्वायर होगा। पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर सर, पाई आर स्क्वायर आई थिंक। पाई आर स्क्वायर जो है ना, ये सर्कल का क्या होता है? एरिया नहीं होता। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होता है? इक्वेशन। चलें ये बताएं, स्ट्रेट लाइन है ये, इसकी इक्वेशन क्या होती है? y is equal to 4ax। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसी तरह सर्कल की इक्वेशन अगर आप पढ़ी होगी, याद नहीं है, चलिए मैं बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वेशन पढ़ी है? तो मेरा माइक ऑफ जा रहा था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अगर यूनिट सर्कल हम ले लें तो हम क्या कहते हैं इसको? r इज इक्वल टू 1। एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या होता है? 1। इसकी इक्वेशन क्या होती है यूनिट सर्कल की? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर इसमें मैं देखूं, अभी मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, मगर ऐसा नहीं है। अगर मैं r के थ्रू अगर सिंपल करूं फिर तो y और x क्या है? डिपेंडेंट है। मगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर y स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो y तो x से इंडिपेंडेंट नहीं है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ऐसे ही है ना? तो y की जगह हम क्या रिप्लेस कर लेंगे? हम y की जगह लिख लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी वही आएगा। ये बाकी 2 कूलम आ गया, और 1 से लेकर 0.8 तक। सर ये तब होगा जब हम थ्रू आर्क सोल्व टू करेंगे आर्क इसे। मूव करेंगे, यही तो बताया आपको। आर्क क्योंकि हम सर्कल का एक पार्ट है तो हमने सर्कल की इक्वेशन लिख ली। वो क्योंकि कह रहे हैं कि आर्क के थ्रू मूव करें आप, तब वर्क निकालें। मैंने दोनों के केस में बताया कि दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। आप आर्क के थ्रू चले जाएं, आप सीधा चले जाएं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सेम रहेगा ना। यस सर। डिस्टेंस तो हमने मेजर नहीं किया था, हमने डिस्प्लेसमेंट मेजर, तो दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। करके देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह से आएगा। अब अगले इंटीग्रेशन क्या आती है? देखें 2 कूलम में बाहर लिख लें। अगली इंटीग्रेशन क्या आती? ये देखें 0 से 0.6। इसमें देखें आप, हमने कहा था x और y इंडिपेंडेंट है। जब r के थ्रू मूव करेंगे तो फिर तो इंडिपेंडेंट नहीं है ना, अंडर रूट 1 माइनस वाई क्योंकि स्क्वायर। आपके पास x स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर, और वो हो जाएगा x इज इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1 लिखते हैं, मगर चले नेगेटिव वैल्यू हम 10 मिनट रह गए, फिर हम दोबारा स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, ये आ गया dy। और तीसरा तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्यों नहीं लिखने की, 1 से 1 तक जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा ना, 0 1 -1 ये वैसे ही 0 आ जाएगा। ठीक है, Yes, z आ जाएगा और 1 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 0। ये बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो बाकी आप इसकी इंटीग्रेशन है वो सिंपल है, वो मैं बता देता हूँ किस तरह से आपने करनी है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास तो चलिए बाकी मैं आपको बुक से बता देता हूँ। बाकी ये आपके बुक में सॉल्व हो चुका है, बुक मैंने सबको भेज दिए, देखें अब आपको समझ आ जाएगा कि ये इसने क्यों किया हुआ है। ये स्टेप समझ आ रहे हैं आपको? ये y को रिप्लेस sir, किया आ 1 - x² अंडर रूट से, और x को रिप्लेस किया 1 - y² अंडर रूट। तीसरा हमने कहा 0 है, वजह बता दी आपको। ठीक है, ये समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। और फिर इसने सिंपल इंटीग्रेशन की हुई है। कैसे की हुई है वो इंटीग्रेशन? वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। चलें थोड़ा सा अगर मैं बता दूं आपको तो वो आपको समझ आ जाएगी कि इंटीग्रेशन इसने किस तरह की हुई है। न्यू शेयर कैसे की हुई है? नेक्स्ट ऐसे की हुई है ना, 1 √ 1 - x² तो उसने क्या किया हुआ है, 1 - x², दूसरा क्या ले लिया 1 dx, डबल इंटीग्रल d/dx ऑफ अंडर रूट 1 - x², दोबारा इंटीग्रल 1 dx और फिर dx। तो इस तरह इंटीग्रेशन जब वो करेगा 1 - x², यहाँ से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। लिमिट्स में बाद में पुट करता हूँ, अभी लिमिट्स रहने दें, और बाद में पुट करते हैं। ठीक है, जस्ट बताने के लिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यानी अगर कोई आपसे ये कहे कि 1 - x² रेज़ टू पावर 1/2 का डेरिवेटिव, वो क्या होगा, 1/2 आगे आ जाएगा, 1 - x² 1/2 - 1, और दोबारा इसका डेरिवेटिव लूंगा 1 - x² का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2x आ जाएगा ना। तो मैं इसको ये 2 और 2 क्या, और मैं दोबारा इधर से लिख लेता हूँ। अच्छा, अच्छा चलें, ये मैं कर रहा था ना। चलिए इंटीग्रेशन बताना मकसद नहीं है आपको, या डेरिवेटिव वो आप कर लेंगे, मगर जस्ट बताना था कि आपने किस किस तरह से इसको करना है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हम करें डेरिवेटिव, तो हमने कैसे किया 1/2 और 1 - x², 1/2 - 1 करेंगे तो -1/2 और -2x, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा -x और अंडर रूट 1 - x², ये प्लस -√2 नीचे आ जाएगा। तो अगर यहाँ से अगर मैं बता दूं आपको तो ये आ जाएगा -x1 - x² इंटू 2, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा ना, x और x यहाँ पे क्या आ जाएगा x² dx। तो वो ये साइन आप कर सकते हैं, साइन इनवर्स x होता है या जो भी होता है, वो बुक वाले ने लिखा हुआ, तो वो इंटीग्रेशन देखें इस तरह से की हुई है। ये मैं आपको इधर से बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये बाकी आप कर लेंगे। ठीक है, ये उसी तरह की हुई है। ठीक है, एक सेम y के लिए उसी तरह आपने करना है। तो बाकी इसमें लिमिट्स पुट कर दें तो आंसर 0.96 जूल आएगा। ठीक है, सिंपल से भी यही आंसर आना है, और आपके पास r के थ्रू भी यही आंसर आना है। ठीक है,
ये देखें अगली दफा वो कह रहे थ्रू स्ट्रेट लाइन जाएं। अभी हमने बात की ना कि आप शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू जाएं, तो शॉर्टेस्ट पाथ अगर स्ट्रेट लाइन बनता हो तो स्ट्रेट लाइन के थ्रू अगर जाएंगे तो उसके लिए भी आंसर आपके पास 0.96 आता है। डिफरेंस क्या है वो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, कि डिफरेंस क्या आएगा। देखे ना यहां तक तो आपका आंसर सेम आए, यही यहां तक ना आपका जो होगा वो सेम आएगा, मगर जब आप स्ट्रेट लाइन के थ्रू मूव करेंगे तो यहाँ पे आपने y को रिप्लेस किया विद आर्क, इस इक्वेशन से रिप्लेस किया। जब आप स्ट्रेट लाइन के थ्रू मूव करेंगे तो बजाय आर्क के फार्मूले के आप क्या यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन का फार्मूला, स्ट्रेट लाइन का फार्मूला, सॉरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, फार्मूला कह रहा हूं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसमें मसला ये है कि हमें y, ये मैंने गलत लिख लिया ना, ये नहीं होता, गलती में कर रहा हूँ, चले y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। m इज द स्लोप, अब m किस तरह निकालेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब y2 और y1 है आपके पास, x2 और x1 है, जैसे आप दो पॉइंट्स आपको गिवन है, ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपको क्या है गिवन है, ठीक है। तो आपका जो ये वाला हो जाएगा x1 और ये वाला हो जाएगा x2, इसी तरह ये वाला y1 हो जाएगा और ये वाला y2 हो जाएगा। तो इस तरह से करेंगे तो आपकी स्लोप निकल आएगी, ठीक है, ये स्लोप आप निकाल सकते हैं। और एक यहां से स्लोप निकालेंगे, इसी तरह से बुक वाले ने किया हुआ है, तो चले मैं इस तरह करता हूं, इधर से बता, ये देखें आप स्ट्रेट लाइन के थ्रू देखें, पहले आर्क के थ्रू बताया आपको क्योंकि एक पार्ट सर्कल का पार्ट है उससे बताया, अब वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन के थ्रू जाने से पहले वो इक्वेशन यूज कर रहा है, ये इक्वेशन यूज कर रहा है स्ट्रेट लाइन की, जो मैंने इक्वेशन बताई और जो इसने इक्वेशन लिखी है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे m के बजाय क्या है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई, ये देखा ना ya जो है आपका y2 हो जाएगा और yb क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, इसी तरह x2 आपका xa हो जाएगा और xb हो जाएगा, तो वही y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। ये तो आपको m के लिए बता दिया। एक और डिफरेंस भी है, इंटरसेप्ट अगर आपको नहीं पता तो फिर आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूज करते हैं, अगर आपको इंटरसेप्ट नहीं पता तो फिर आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, या आप इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पे आपका लाइन एक्स एक्सिस को क्या करे टच करे, तो ये तो जनरल इक्वेशन है। अगर आप ये इक्वेशन यूज करें y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो ये इक्वेशन आप, अब इसमें इंटरसेप्ट नहीं है, यानी ये वाला इंटरसेप्ट, वही आंसर आ जाता है, यानी अगर आप इसके इधर शिफ्ट करें, मगर चलें, और m की जगह आपने क्या लिखा y2 माइनस y1 और x2 माइनस, वैल्यूज पुट करके यहां से वो इक्वेशन निकालेगा। अब जाहिर है जो इक्वेशन आएगी ये तो आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा x माइनस x1, ये भी एक कांस्टेंट है, x1 की वैल्यू आपको पता है मेरे ख्याल में 1 है, ठीक है, और यहाँ पे y1 की भी वैल्यू आपको पता होगी, जो भी एक कांस्टेंट है वो इधर से देख लेते हैं। y1 क्या है हमारे केस में 0 है, तो ये पार्ट तो हमारे पास वैसे ही 0 हो गया ना, ये हो जाएगा 0, और ये x1 क्या है 1, और ये भी आप निकाल दे 0. अच्छा इधर से मैं बता देता हूँ, y2 के 0.6 माइनस 0, 0.6 माइनस 0 डिवाइड बाई